Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो बिहार की SIR एक्सरसाइज थी वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों स्टार्टिंग में अगर हम बात करें ना तो इस पूरी एक्सरसाइज से पहले 7 करोड़ 89 लाख यहाँ पे आपको वोटर्स देखने को मिलते हैं। अब आप लोग जानते हो कि जब पहला ड्राफ्ट बनाया जाता है तो उस टाइम के ऊपर इसमें से 65 लाख नाम जो थे वो यहाँ पे डिलीट कर दिए जाते हैं एंड नंबर आता है 7 करोड़ 24 लाख का। अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हंगामा होता है, बट फाइनल लिस्ट आते आते हमें नोटिस करने को मिलता है कि 7.42 करोड़ इलेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपकी ड्राफ्ट लिस्ट निकाली गई थी और फाइनल लिस्ट के बीच में रफली 21 लाख लोगों के नाम जो थे वो ऐड किए गए एंड 3.66 लाख लोग के नाम रिमूव किए गए। तो टोटल नंबर अब 7.42 करोड़ है। तो ऐसा आप मान सकते हो कि लगभग आपके 45 या 47 लाख लोगों के जो नाम है वो यहाँ पे काटे गए हैं ओवरऑल। ठीक है, इसमें कुछ कटे भी हैं, कुछ ऐड भी हुए हैं। तो इस तरह से रिडक्शन जो हुआ है वो कुछ 47 लाख का आपको देखने को मिलेगा। जो बिहार की रूलिंग पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फैसले का स्वागत किया है कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम हुआ एंड इस तरह से जो लोग थे उनका नाम ऐड हुआ या डिलीट हुआ जो अननेसेसरी नेम्स थे एंड इस तरह से पूरा पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो पाया है। दोस्तों डेट है आज की 1 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज शाम रात 8 बजे ओनली IAS UPSC चैनल पे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, जहां पर सुमित सर आपकी तैयारी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ यहाँ पे लाने जा रहे हैं। बहुत सारे फैकल्टीज़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप सब लोगों को भी ओनली IAS UPSC चैनल पे आज शाम 8 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलेंगे शाम को 8 बजे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW यहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग के बारे में है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे मान लो कोई सड़क पे गाड़ी चल रही है, तो आपको कैसे पता लगता है कि सड़क पे गाड़ी चल रही है? देखो डेफिनेटली एक तो आप देख सकते हो, दूसरी बात है ना इसके आवाज़ भी आती रहती है, थोड़ी साउंड इसकी आती रहती है गाड़ी की चलने की, टायर्स की और बाकी सब चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं हमें पता लग जाता है। एंड इनफैक्ट ना काफ़ी सारे लोग सड़क पे ऐसे भी होते हैं जो मतलब पूरी तरह से देख नहीं पाते, राइट। अब उनके लिए क्या मदद करती है, उनके लिए साउंड मदद कर देती है। वो किसी व्हीकल की आवाज़ को देख के पहचान जाते हैं या कि कोई आगे सामने कोई गाड़ी आ रही है या इस तरह से। पर एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ईवीज की बात करें, तो भाई ईवी के तो बहुत ही कम आवाज़ आती है। आपने देखा होगा ना ईवी से जो साउंड निकल के आती है वो बहुत ही कम होती है। पेट्रोल डीजल व्हीकल की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ईवी व्हीकल्स। ठीक है। अब इससे साउंड कम होने से सेफ्टी का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम देख पाते हैं, उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह जैसे साइकिल चलाने काफ़ी सारे लोग जाते हैं, उनको ना साउंड के ऊपर उनको भरोसा होता है, वो साउंड के ऊपर निर्भर रहते हैं इन ऑर्डर टू सेंस द व्हीकल्स। अब इस परेशानी को कैसे सुलझाया जाए? इस परेशानी को सुलझाया जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ अकाउस्टिक व्हीकल अलर्टिंग। बेसिकली क्या है कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो बहुत कम स्पीड पे अगर चल रहा है, मान लो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इस तरह से, तो होगा पता क्या, ये जो आपका AVAS अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम है ना, ये थोड़ी सी आवाज़ जनरेट करेगा जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि इसमें साउंड होती है, ये आर्टिफिशियल साउंड जनरेट करेगा अगर वो स्लो चल रहा है। अगर वो तेज चल रहा है फिर तो उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती ही है। तो इस तरह से पता क्या होगा कि जब भी आपका ईवी चलेगा तो अब आपको उसकी भी साउंड आएगी। कम स्पीड पे आर्टिफिशियल साउंड होगी, ज़्यादा स्पीड पे उसकी खुद की साउंड इतनी हो जाती है कि सामने वाला उसको सेंस कर लेता है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये बोला है कि आपका ये जो AVAS सिस्टम होगा ये सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हम यहाँ पे मैंडेटरी कर देंगे अक्टूबर 2027 तक। तो ये आप नोटिस कर पाओगे, एक सेफ्टी फीचर है जिससे पेडिस्ट्रियंस को या बाकी और रोड यूजर्स को यहाँ पे आपको अलर्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल होगा एंड उसके माध्यम से वो देख पाएंगे कि हाँ कोई ईवी आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने के खतरे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बाकी और देशों की अगर हम बात करें, जैसे US की बात करें, तो US में इस्तेमाल होता है, उसको NHTCA के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा जापान और बाकी जो आपकी यूरोपियन यूनियन के देश है ना, उन्होंने भी यहाँ पे इसको मैंडेटेड किया हुआ है सभी आपके हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, ताकि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी यहाँ पे बेहतर हो पाए। तो ये चीज़ इंडिया भी इम्प्लीमेंट कर लेगा बाय अक्टूबर 2027। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर वासेनार अरेंजमेंट रिफॉर्म्स। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली पता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। वासेनार अरेंजमेंट एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, बेसिकली मर्जी से है, और ये नॉन बाइंडिंग है कंट्रीज के ऊपर। अब इसमें पता क्या होता है, जैसे आपके बहुत सारे कन्वेंशनल आर्म्स या डुअल यूज गुड्स होती हैं। लेट मी हेल्प यू विद सम एग्जांपल्स। जैसे अगर मैं बात करूं आपके कन्वेंशनल आर्म्स की, तो इसमें आपके वेपन्स हो गया, आपके मिलिट्री व्हीकल्स हो गए, आपके एमुनेशन वगैरह हो गया, ये सब आ जाएगा कन्वेंशनल आर्म्स के अंदर। डुअल यूज गुड्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। दो तरह से मतलब उसका सिविलियन फ़ायदा भी हो सकता है, उसकी मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है एंड मिलिट्री पर्पस के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीकॉम हो गया, सेंसर्स हो गया, एरोस्पेस मटेरियल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अब कन्वेंशनल आर्म्स और डुअल यूज गुड्स की एक्सपोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या फिर जिम्मेदारी लाने के लिए, कि ऐसा नहीं कि किसी इररिस्पॉन्सिबल नेशन को आप ये सब चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हो, इसीलिए लाया गया था वासेनार अरेंजमेंट। अब वासेनार नाम कहाँ से आया? वासेनार दरअसल में नेदरलैंड्स के अंदर आपको एक सिटी देखने को मिलती है। तो 1996 के अंदर ये वासेनार में ही अरेंजमेंट हुआ था। दैट इज़ वाई इसको हम लोग वासेनार अरेंजमेंट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। इसके साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स अगर हम बात करें, वो आपको वियना ऑस्ट्रिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इससे आपकी रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बेहतर किया जाता है, क्योंकि हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी के साथ एक्सपोर्ट की जाती है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का टेररिस्ट का एक्सेस यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए आपका वासना अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एंड 2013 के अंदर इसको एक्सपेंड किया गया और इसके अंदर इंट्रूजन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, उनको भी इंक्लूड किया गया। इंट्रूजन सॉफ्टवेयर बेसिकली इस तरह के आपके चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बाईपास कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, अगर आपने सिक्योरिटी लगा भी रखी है ना, वो सिक्योरिटी को भी तोड़ देगा। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें इंक्लूड कर ली गई वासेनार अरेंजमेंट के अंतर्गत। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रोसीजर बताता है कैसे आपको आर्म्स ट्रांसफ़र करने हैं, वो सारी बातें। अब इसमें 42 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यूएसए, रशिया, जापान, ईयू के मेंबर्स हैं। एंड साथ ही साथ भारत भी 2017 के अंदर इसका यहाँ पे मेंबर बन गया था। एंड आपका जो SCOMET स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करता है। अब यहाँ पे वासना अरेंजमेंट की एक प्लेनरी होती है, जिसमें सारे बातें सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। फिर उसकी फंक्शनिंग कोऑर्डिनेट करने के लिए जनरल वर्किंग ग्रुप और एक्सपर्ट ग्रुप आपको देखने को मिल जाता है। तो पूरा वासना अरेंजमेंट ऐसे काम करता है। पर वासना अरेंजमेंट इकलौता ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, इसके अलावा भी आपको मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, ये बात करता है आपके मिसाइल और बाकी जो आपके ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं उनके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के रिगार्डिंग बात करता है। एक बहुत ही फेमस आपने सुना होगा NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, उसके ऊपर फोकस करता है। एंड इसी के अंतर्गत आपकी ये एक जैंगनर कमेटी भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कोशिश ये करती है कि जिन देशों ने, जो कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मतलब जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, एज पर दिस NPT केवल 5 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि आपके परमानेंट 5 हैं। बाकियों को वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स यहाँ पे आपका मानता है, तो उनके पास यहाँ पे चीज़ें नहीं पहुँचनी चाहिए। ये जैंगनर कमेटी की बात है। तो भारत अगर हम बात करें ना, भारत दोस्तों वासेनार अरेंजमेंट का भी मेंबर है, उसके अलावा MTCR का भी और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का भी। पर NSG और जैंगनर कमेटी के हम मेंबर नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। ये न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट्स क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम के बारे में पता लगा होगा। अब वासेनार अरेंजमेंट न्यूज़ में है, उसका कारण यही है कि बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, वासेनार अरेंजमेंट के माध्यम से जैसे क्लाउड सर्विस, डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी को ये अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा। तो दरअसल में ये चीज़ें डुअल यूज गुड्स के अंतर्गत आती हैं। एंड इनके अच्छे से रेगुलेशन ना होने की वजह से लोगों ने इसमें वासेनार अरेंजमेंट में रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी है। तो ये कुछ बात थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बटुकम्मा फेस्टिवल के रिगार्डिंग। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बल्कि एक नहीं 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बने हैं बटुकम्मा फेस्टिवल के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात तो ये आप समझिएगा कि बटुकम्मा का मीनिंग क्या होता है। बटुकम्मा का अर्थ होता है मदर गॉडेस कम्स अलाइव, ठीक है ना, कि गॉडेस पार्वती जी को यहाँ पे ये पर्टिकुलर फेस्टिवल डेडिकेटेड है। तो इस तरह से जो खासकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुछ जो महिलाएं हैं वो इस तरह से फ्लोरल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट करती हैं नवरात्रि के समय के ऊपर, ठीक है। ये तेलंगाना का इसको स्टेट फेस्टिवल भी यहाँ पे माना जाता है जब से बाइफरकेशन हुआ है। अब इसमें क्या होगा इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो फेस्टिवल के समय जो महिलाएं होती हैं इस तरह के बहुत ही शानदार इस तरह से फ्लावर्स के माध्यम से सीजनल फ्लावर्स जो होंगे उनको स्टैक्स के अंदर उनको अरेंज करती हैं। फिर सारी महिलाएं इस तरह से साथ में मिलकर कुछ सॉन्ग्स सिंग करती हैं, फोक सॉन्ग्स जो लोकल वहाँ पे होंगे। एंड जिस तरह से आपने गणेश जी के देखा होगा कि गणपति जी को आप विसर्जित करते हैं, उसी तरह से बटुकम्मा को भी यहाँ पे लोकल वाटर बॉडीज के अंदर यहाँ पे इमर्स किया जाता है, जिसको सडुला बटुकम्मा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार आप नोटिस कर पाएंगे कि 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। एक तो लार्जेस्ट बटुकम्मा फ्लोरल डेकोरेशन, क्योंकि इसकी जो हाइट थी वो 63 फीट से भी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिली। एंड दूसरा 1354 पार्टिसिपेंट्स ने इकट्ठे मिलकर यहाँ पर फोक सॉन्ग्स के ऊपर यहाँ पे बटुकम्मा फेस्टिवल के सामने यहाँ पे आपका परफॉर्म किया। तो दैट इज़ वाई इट वाज इन द न्यूज़। बाकी देखो बात करें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ऑपरेट किया जाता है बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिमिटेड, जो कि लंदन में हेडक्वार्टर है। तो पहली बार हमने इस तरह से इसकी बुक जो थी वो पब्लिश करी 1955 के अंदर, जहाँ पे जो भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट होती है उसको यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पे दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों पीआईबी के अंदर एक न्यूज़ आई है एंड इसीलिए हमें इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। दरअसल में आप लोग जानते होंगे जैसे यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को के आपकी एक टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट आपकी बनती है, जिसमें भारत के अलग अलग आपकी प्लेसेस जो होती हैं इंपॉर्टेंट आपकी कल्चरल हो गया आपका साइट्स जो होती हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसी तरह से एक होती है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इनटेंजिबल का मतलब जिनको आप लोग टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि आज के समय टोटल 15 आपको इस तरह से हमारे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट है। जैसे रामलीला उनमें से एक हो जाएगा, गरबा है गुजरात का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, वैदिक चैंटिंग हो गया, इवन कुडियट्टम हो गया, मुदियट्टू हो गया, रम्मान हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये चीज़ें टच नहीं करी जा सकती। सो दैट इज़ वाई ये हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था जब मैंने आपको बताया था कि बिहार से जो छठ पूजा है ना उसको नॉमिनेट किया गया है। द वर्ड हियर इज नॉमिनेट, ये पार्ट नहीं बना है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि छठ पूजा को भी इंक्लूड करवाया जाए इसके अंदर। अब पीआईबी में जो मेंशन था वो 4 पर्टिकुलर आपके रिचुअल थिएटर्स का मेंशन था, तो हमें उन चारों के बारे में आइडिया होना चाहिए। पहला है रिगार्डिंग द कुटियट्टम। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देखने की कोशिश करिएगा, ये आपको यहाँ पे कुटियट्टम आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में कुटियट्टम पता क्या है, एक संस्कृत थिएटर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे इस तरह से कोडिफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पे इनके द्वारा होते हैं, ठीक है? तो अभिनय जो होता है ना, वो बहुत शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर कुटियट्टा में आप नोटिस कर पाओगे स्टोरी टेलिंग रहती है, ठीक है? एक स्टेज होगा एंड कम्युनिटी पूरा सपोर्ट करती है इस पर्टिकुलर आर्ट के अंतर्गत। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, ये एक संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन है केरला का, ठीक है? तो यहाँ पे संस्कृत ड्रामा, एक्टिंग, अभिनय, म्यूज़िक इन सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और ये गुरु शिष्य परंपरा जो होती है ना, कि गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, तो इस तरह से 10 से 15 साल की ट्रेनिंग के माध्यम से ये चीज़ सीखी जा सकती है अच्छे से। एंड इस तरह से ये टेम्पल थिएटर जिनको हम लोग कुट्टम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा देख पाएँगे, ये है आपका मुदियट्टू, ठीक है? मुदियट्टू भी केरला का है और मुदियट्टू की ना कहानी बड़ी शानदार है। मैं थोड़ा-सा आपको इस कहानी के बारे में बता देता हूँ कि ये इस तरह से क्यों है। देखो पता क्या है कि आप ना दारिका के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। दारिका दरअसल में ना एक असुर, एक दानव था, ठीक है? और इसको ना ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया हुआ था कि केवल एक महिला ही उसको मार सकती है और उसके हर एक खून के कतरे से हज़ारों और दारिका जो होंगी वो पैदा होंगी। अब इस वजह से बड़ा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अपने इस वरदान की वजह से दारिका ने तीनों के तीनों सबको मतलब तीनों के तीनों दुनिया को यहाँ पे कनकर कर रखा था। पूरी ये ह्यूमंस को और लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, शिव से, लॉर्ड शिवा से यहाँ पे हेल्प मांगी।
तो लॉर्ड शिवा ने अपनी तीसरी आंख से भद्रकाली का यहाँ पे क्रिएशन किया एंड फिर भद्रकाली ने क्या किया, इस डारिका को यहाँ पे एक लड़ाई के अंदर यहाँ पे मार दिया। तो दरअसल में ये जो मुदियट्टू डांस है ये उसी को दर्शाता है कि किस तरह से जो काली का बैटल थी विद डारिका, तो इस तरह से उसको डिपिक्ट करते हुए ये डांस ड्रामा आपका यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल आफ्टर हार्वेस्ट ये इस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो आपके जो भगवती कावूस, कावूस दरअसल में हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, मोस्टली हम लोग सेक्रेड ग्रोव्स के लिए करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे आपके फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो उनको हम लोग पूजते हैं एज अ भगवान। तो यहाँ पर भी आप टेम्पल के आसपास के रीजन्स में यहाँ पे इस तरह से मुडियट्टू को परफॉर्म किया जाता है एंड साथ ही साथ ये पहले स्टार्ट होता है कलमज़ेतु से, ठीक है। बेसिकली आप गॉडेस इमेज की यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे की जाती है एंड अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। डांस, म्यूजिक, मास्क, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रम्मान फेस्टिवल की, तो रम्मान आपका सिल्लू डुंगरा विलेजेस का फेस्टिवल है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो कि भूमियाल देवता के ऑनर में यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पर भी आपके रिचुअल्स हो गया, डांस हो गया, ओरल ट्रेडिशन, एपिक रेसिटेशन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें ढोल का इस्तेमाल, मंजीरा, झंझार, ठीक है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है एंड आप नोटिस कर पाओगे पूरा का पूरा विलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और कास्ट के हिसाब से यहाँ पे रोल होते हैं कि प्रीस्ट अलग बनेगा, मास्क मेकर अलग होगा, ड्रमर अलग होगा एंड इस तरह से ये समय के साथ चला आ रहा है एंड ट्रांसमिट होते होते यहाँ पे ये कंटिन्यूड है, ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन भी। उसके अलावा आपका रामलीला जो है, तो रामलीला तो आप जानते भी होंगे कि आपका जो नवरात्रि के समय के ऊपर हो गया, दशहरे के टाइम के ऊपर रामलीला होती है, जो कि रामायणा का पूरा पूरा रिएक्टमेंट होता है। पूरी पूरी रामायण जो है ना वो यहाँ पे बताई जाती है, उनको परफॉर्म किया जाता है जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बेसिस के ऊपर। तो मंदिरों में ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा रात के समय के ऊपर। नॉर्मली 10 से 12 दिन के लिए चलती है, पर कई कई जगह महीना महीना भी चलती है, जैसे रामनगर इन वाराणसी। तो इसमें पूरा ड्रामा, नैरेटिव ड्रामा, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, ये सब होते हैं एंड इन सब चीज़ों में ना मेन रोल जो काम प्ले करता है वो संगीत नाटक अकेडमी का होता है, क्योंकि ये जो सारे चीज़ें हैं इनके लिए मेजर बॉडी कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो संगीत नाटक अकेडमी ही है, जिसको 1953 में इस्टेब्लिश किया गया था ताकि हम अपने देश के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट को यहाँ पे प्रिजर्व एंड प्रमोट कर पाएँ। तो संगीत नाटक अकेडमी यूनेस्को के साथ मिलकर यहाँ पे काम करती है। गुरु शिष्य परंपरा जारी रहे, लोग एक दूसरे से सीखते रहें, उसको फोकस किया जाता है। इसके अलावा अच्छा परफॉर्म करने वाले को अकेडमी अवार्ड्स, फेलोशिप, उस्ताद बिस्मिल खान युवा पुरस्कार, ये सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे उनको दी जाती हैं एंड आर्टिस्ट को यहाँ पे मदद भी प्रोवाइड की जाती है ताकि हमारा आर्ट यहाँ पे जिंदा रहे। तो कोशिश यही है इन रिचुअल थिएटर्स के माध्यम से स्टोरी टेलिंग जो हो वो हम प्रिजर्व कर पाएँ, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हो, थिएटर, डांस और म्यूज़िक को हम साथ में यहाँ पे लेकर आएँ एंड इस तरह से अपने आर्ट को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर रेड सेंडर्स। अब देखो रेड सेंडर, लाल चंदन तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारी मूवीज़ भी इसके ऊपर बन चुकी हैं। तो दरअसल में इसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने 82 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं आंध्र प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को। तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है रेड सैंडर्स, तो थोड़ा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर्स के नाम से जानते हैं एंड मोस्टली आपको ये ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश में मेजरली, खासकर अगर मैं इसमें बात करूँ डिस्ट्रिक्ट से, चित्तूर हो गया, कडप्पा, कुरनूल, अनंतपुर, इन वाले आपके डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा अब आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो लकड़ी है ना, ये काफ़ी डेंस है और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे चलती है, काफ़ी ड्यूरेबल होती है और भारी भी बहुत ज़्यादा होती है और डीप रेड कलर इसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है इस लकड़ी का? देखो, इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए हो जाता है। इसका इस्तेमाल आपका फर्नीचर के अंदर हो जाता है, ठीक है ना? इनफैक्ट ना आपके आयुर्वेद एंड आपके सिद्धा में इसकी इम्पोर्टेंस मेडिसिन के अंदर भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आपको लाल चंदन के देखने को मिल जाते हैं। अब ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी स्मगलिंग भी होती है, जैसा आपने मूवीज़ में देखा भी होगा, ठीक है? तो ये सब चैलेंजेस हैं इसके रिगार्डिंग एंड एक दिक्कत और भी है ना कि इसको रीजनरेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत टाइम से लात बहुत लंबे समय के बाद एंड खुद अपने आप में रीजनरेट करना बहुत इसका धीरे-धीरे होता है। बाकी अगर कोई ग्रेजिंग वगैरह हो जाए तो फिर और लंबा टाइम लग जाता है। तो दैट इज़ व्हाई रेड सैंडर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है आज के समय के ऊपर एंड इसीलिए इसको हमने साइट्स के अपेंडिक्स 2 में डाला है कि ट्रेड इसका अलाउड है, पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंतर्गत, और आईयूसीएन का स्टेटस इसके रिगार्डिंग है, दैट इज़ योर एंडेंजर्ड।
ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करिएगा, रेड सेंडर्स को प्रिजर्व करने के लिए हम कई चीज़ें कर रहे हैं। जैसे एक आपने सुना होगा एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म के बारे में। दरअसल में आपकी जो आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा सीबीडी के बारे में, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, एंड इसका आपने एक प्रोटोकॉल सुना होगा, नगोया प्रोटोकॉल, है ना? सीबीडी का ही प्रोटोकॉल है नगोया प्रोटोकॉल 2010 का। उसमें बात हुई है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के बारे में। बेसिकली इसके माध्यम से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का जो एक्सेस है हम उसको रेगुलेट करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि जो भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बेनिफिट्स हैं वो फेयरली और इक्विटेबली शेयर हों उसके यूजर्स और प्रोवाइडर, बेसिकली लोकल कम्युनिटी के साथ उसका बेनिफिट यहाँ पे शेयर होना चाहिए। तो भारत ने भी इसके लिए आप जानते होंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो कि इस बायोलॉजिकल की आपकी सस्टेनेबल यूज के लिए यहाँ पे काम करता है। तो भाई उसी के मैकेनिज्म के माध्यम से यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 82 लाख रुपीस यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं आंध्र प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को। बाकी साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे हम रेड सेंटर के 1 लाख सैपलिंग्स को रेस करेंगे, उनको फार्मर्स को सप्लाई करेंगे। हमारा एक प्रोग्राम है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट प्रोग्राम। बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पे चलाया है। इसके माध्यम से यही है कि एरिया अंडर ट्रीज फॉरेस्ट के बाहर उस एरिया को हम यहाँ पे बढ़ाएं, उससे लाइवलीहुड भी बेहतर होंगे और इकोसिस्टम भी शानदार हो पाएगा। तो हम ये काम भी कर रहे हैं, बाकी लोगों का रोल, लोकल लोगों का रोल, स्किल बिल्डिंग वगैरह वो सब चीज़ें हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से पॉइंट यही है कि इनका कंजर्व किया जा पाए, कम्युनिटी एम्पावर हो, एंड हमारी जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करें कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के अंदर। एंड इस तरह से भारत का जो हमने अपना एक्ट लेकर आए हैं और हमारे नेशनल बायोडाइवर्सिटी के जो टारगेट्स हैं हम उन सबको भी यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ये कुछ बातें रेड सेंडर्स के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल हमने होमवर्क दिया था, एक था जल संचाई जल भागीदारी अवार्ड। दरअसल में आपका ये जल शक्ति अभियान का आपका एक एक्सटेंशन है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो एग्रीकल्चर की थी, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगा। दूसरा, मोटोक कम्युनिटी की बात करें तो दोस्तों ये असम के साथ यहाँ पे बिलोंग करती है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एंड बात करें एंगल्स पॉज की, तो एंगल्स पॉज ने बिल्कुल यही बात कही थी कि एक ऐसा फेज जहाँ प्रोडक्टिविटी तो बढ़े पर आम लोगों की और वेलफेयर वो रुक जाए या स्टैग्नेंट हो जाए, उसी को एंगल्स पॉज बोलते हैं, जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम हुआ था। एंड अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एआई के आने से भी यही सब होगा, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।